हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। तो यहाँ पे आपको मैं स्वागत करता हूँ CSK क्लासेज में। और मैं यहाँ पे डेली करंट अफेयर की वीडियो डालता हूँ और आज है 14 जुलाई 2023। ठीक है, तो आज से संबंधित जो भी करंट अफेयर होगा उसको मैं बताऊँगा और जो भी इंपॉर्टेंट लोकेशन होगी उसको भी मैं यहाँ पे दिखाऊँगा। ठीक है, तो देर न करते हुए शुरू करते उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें प्लीज़, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ, जिससे कि मेरा चैनल ग्रो कर सके और मैं इसमें और भी चीज़ें एडिट कर सकूं, एडिशनल चीज़ें डाल सकूं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आपको पहला प्रश्न है। ओके, उससे पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि आज आपको पता होगा कि आज चंद्रयान 3 का लॉन्चिंग है। ठीक है, ये देखिए चंद्रयान 3 है, इसकी लॉन्चिंग है। और कितने बजे लॉन्च किया जाएगा? ये 2:35 पे लॉन्च किया जाएगा आज। ठीक है, दोपहर में ये लॉन्च होगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है इस बार, क्योंकि पिछली बार आपको पता है कि चंद्रयान 2 जब गया था वहाँ पे तो लैंड करने से पहले जो उसका विक्रम लैंडर था और जो प्रज्ञान रोवर था, वो लैंड करते ही ये सब क्रैश हो गए थे। ठीक है, जिससे कि कनेक्शन टूट गया था चंद्रयान 2 से, और एक तरह से कह सकते हैं कि ये हैवी लॉस ही था। ठीक है, तो इस बार चंद्रयान 3 जो है अब लॉन्च होगा आज, और ये 42 दिनों बाद, ठीक है, कहा जा रहा है ये 42 दिनों बाद अगस्त में ये चंद्रमा के आसपास पहुंचेगा, ऑर्बिट में पहुंचेगा और वो लैंड करेगा। ठीक है, तो देखते हैं, इससे बहुत ही सारी उम्मीद है इसरो की। हम लोग तरफ से इसरो को बधाई। ठीक है, और हम उम्मीद करते हैं कि इसकी सफल लैंडिंग हो जाए। चलिए, इससे संबंधित जो भी करंट अफेयर आएगा मैं उसे बताऊंगा, लेकिन आज देखते हैं आज का जो भी न्यूज है। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि 14 से 15 जुलाई 2023 के बीच प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, ये देखिए दिख रहे हैं आपको, 2 देशों की आधिकारिक यात्रा पे गए हैं। ठीक है, अभी तो ये किस किस देश की यात्रा करेंगे ये आपको बताना है। आधिकारिक यात्रा का मतलब ये होता है कि ये पहले से तय होता है कि वो कहाँ कहाँ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि ये फ्रांस गए हैं। आपको बता रहा हूँ मैं 2-3 दिन से बता रहा हूँ कि 14 जुलाई को फ्रांस में बेस्टिल डे या बेस्टिल परेड होने वाला है। वो वहाँ का एक राष्ट्रीय त्यौहार के तौर पे उसको मनाया जाता है। तो वहाँ पे इनको एक अतिथि के, विशेष अतिथि के रूप में, मुख्य अतिथि नहीं, विशेष अतिथि के रूप में इनको इनवाइट किया गया है। ठीक है, तो ये जाएंगे पहले फ्रांस, उसके बाद जाएंगे संयुक्त अरब अमीरात। ओके, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब था ये। और मैं आपको दिखा दूँ तो ये विश्व का मैप है, अपना सुंदर भारत है ये। अब इधर दिखेगा आपको यूरोप। पहले तो ये जाएंगे फ्रांस, फ्रांस से रिटर्न जब आएंगे तो ये यूएई होते हुए फिर इंडिया आएंगे। ठीक है, तो फ्रांस की लोकेशन देख लीजिए आपको, ये है फ्रांस जूम मैप में। और इसकी बाउंड्री आपको देखिए, मेडिटेरियन सी से इधर लग रही है, इधर अटलांटिक महासागर से लग रही है, इधर इंग्लिश चैनल से लग रही है, और ये है बे ऑफ बिस्के। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। ठीक है, और ये देखें यूएई की लोकेशन, तो ये देखिए यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात है, और इसकी राजधानी है अबू धाबी। और यहाँ पे देखिए पर्शियन गल्फ है, और इधर आपको दिखेगा गल्फ ऑफ ओमान, और इसके नॉर्थ साइड दिखेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ठीक है, और यहाँ पे दिखेगा ईरान। तो ये है यूनाइटेड अरब अमीरात की लोकेशन। ठीक है, अब इनसे संबंधित कुछ और करंट देख लेते हैं, जैसे फ्रांस से संबंधित कुछ करंट देख लेते हैं। भारत और फ्रांस के बीच, ठीक है, एक एक्सरसाइज हुई जो अरेबियन सागर में हुई। ओके, और और यूएई भारत, यूएई और फ्रांस, इन तीनों ने मिलके एनर्जी, डिफेंस और इकोनॉमिक सेक्टर में एक ट्राइलेटरल ग्रुप बनाने की बात कही है। ठीक है, और जो टाटा सन्स के चेयरमैन हैं एन चंद्रशेखरन, उनको अभी फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। फ्रिंजेक्स 2023, ठीक है, जो फ्रिंजेक्स 2023 है, जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये भारत के जो का केरल जो राज्य है उसका जो राजधानी तिरुवनंतपुरम है वहाँ पे हुआ था फ्रिंजेक्स 2023। ठीक है, अभी भारत और जैसे फ्रांस में अभी एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संबंधित जो भी समिट हो रही थी फ्रांस में हो रही थी, अब भारत उसको क्या कर रहा है, टेक ओवर कर रहा है। अब भारत में ये समिट होंगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित। ठीक है, अभी जो लॉर्सन एंड टुब्रो कंपनी है भारत की, उसने फ्रांस के मैकफी नामक एक कंपनी के साथ एक समझौता किया है, एमओयू पे साइन किया है। किस लिए किया है? कि वो इलेक्ट्रोलाइजर दोनों लोग मिलकर बनाएंगे। इलेक्ट्रोलाइजर क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइजर जैसे हाइड्रोजन को अलग करना है, ठीक है, हाइड्रोजन को अगर शुद्ध रूप से आपको प्राप्त करना है, अगर मान लीजिए जल से हाइड्रोजन, H2O से हाइड्रोजन आपको प्राप्त करना है यहाँ से, तो इलेक्ट्रोलाइजर का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, तो ये दोनों कंपनी मिलके, भारत और फ्रांस की कंपनी मिलके इलेक्ट्रोलाइजर डेवलप करेंगी। ठीक है, तो और एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि एक्सरसाइज ला पेरोस, एक्सरसाइज जो ला पेरोस है ये देखिए इसका ये 3rd एडिशन था, और ये हिंद महासागर में ऑर्गेनाइज किया गया। इसमें ऑस्ट्रेलिया की नेवी, फ्रांस की नेवी, ठीक है, भारत की नेवी, जापान की नेवी, और जैसे जापान के पास नेवी तो नहीं है लेकिन जो मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स जापान का वो, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की नेवी, ये सब भाग लेंगे एक्सरसाइज ला पेरोस में, जो इंडियन ओशन में हुआ था। ठीक है, मार्च में। आगे चलते हैं, यूएई से संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं।
देखिए यूनाइटेड अरब अमीरात में अभी बायोलॉजी ओलंपियाड हुआ था, आपने सुना होगा कि फिजिक्स ओलंपियाड होता है, तरह तरह के ओलंपियाड होते रहते हैं, तो बायोलॉजी ओलंपियाड हुआ था वहाँ पे, तो जहाँ पे भारत ने 34 रैंक हासिल किया था। ठीक है, भारत और यूएई ने ये तय किया कि हम $100 बिलियन का ट्रेड करेंगे, वो भी नॉन ऑयल ट्रेड। ठीक है, यानी कि तेल का जो व्यापार ये लोग करते हैं उसको छोड़ के उसके अलावा जो व्यापार होगा वो $100 बिलियन का ये लक्ष्य रखे हैं 2030 तक कि हम करेंगे। ठीक है, अभी भारत ने यूपीआई कई देशों में लॉन्च किया है, जैसे कि इंडोनेशिया, मॉरिशस, और साथ ही साथ ये यूनाइटेड अरब अमीरात में भी यूपीआई लॉन्च कर दिया है। ठीक है, आने वाले समय में भारत और यूएई के बीच, ठीक है, आप देखेंगे कि जो उनका स्थानीय लोकल जो करेंसी है उसके बीच ये लोग व्यापार करेंगे, यानी कि यूएई का जो करेंसी है लोकल वो है दिरहम, और भारत की जो करेंसी है वो है रुपी। ओके, अभी यूनाइटेड अरब अमीरात में आपको देखने को मिला होगा मशीन कैन सी एक समिट हुई थी, वो भी यूनाइटेड अरब अमीरात में हुई थी। यूनाइटेड अरब अमीरात में ही COP28 होने वाला है। ठीक है, COP28 होने वाला है, और वहाँ पे मुकेश अंबानी शामिल होंगे, भारत की तरफ से नहीं होंगे, अलग से जाएंगे वो, लेकिन मुकेश अंबानी वहाँ पे जाएंगे COP28 में। ओके, अभी एक और बात बता दें तो भारत जो है सबसे ज़्यादा, अगर पूछे किस कंट्री के साथ व्यापार करता है, सबसे ज़्यादा निर्यात किस कंट्री को करता है, तो वो अमेरिका को सबसे ज़्यादा निर्यात करता है। लेकिन उसके बाद पूछे तो दूसरे नंबर पे है यूएई, यूएई को भी ज़्यादा निर्यात करता है, यानी कि सबसे पहले ज़्यादा निर्यात अमेरिका को करता है, उसके बाद यूएई को करता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको इतना प्रश्न जानने को मिला है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है फ्रांस और यूएई। पहले फ्रांस जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसके बाद यूएई जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है कि 20 जुलाई को विज्ञान भवन नई दिल्ली में भारत और किस संगठन के बीच पारंपरिक चिकित्सा पद्धति पर एक सम्मेलन आयोजन किया जाएगा। ठीक है, अभी ये 20 जुलाई को किया जाएगा, आज है 14 जुलाई, यानी कि 6 दिन बाद। ठीक है, तो वहाँ पे ये सम्मेलन आयोजित किया जाए तो किस संगठन के साथ मिलकर ये भारत करेगा चिकित्सा पद्धति, यानी कि जो पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है हमारी, और जो देशों की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है उनको भी यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा, और एक नया चिकित्सा पद्धति डेवलप किया जाएगा। ठीक है, और ज़रूरी भी है क्योंकि इतने बीमारी आ रही हैं कि उनको टैकल करने के लिए सबको साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। तो इसका सही जवाब है आसियान। आसियान वो संगठन है जिसके साथ ये लोग मिलकर काम करेंगे। बाकी क्वाड की अगर बात करें तो क्वाड में 4 देश शामिल हैं, आपको पता है, भारत इसमें शामिल है, अमेरिका शामिल है, जापान शामिल है और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। ईयू तो यूरोपियन यूनियन हो गया, जहाँ पे यूरोपीय जो देश हैं उसमें से कुछ देश, इसमें कुछ देशों को छोड़ के बाकी यूरोपीय कंट्री शामिल है। नाटो की बात करें तो इसका 31वां मेंबर अभी हाल ही में फिनलैंड बना है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब है आसियान। आसियान वो संगठन है जिसके साथ पारंपरिक चिकित्सा पद्धति पर बात किया जाएगा। और आसियान की लोकेशन मैं आपको दिखाऊं आपको, तो ये देखिए, ये पूरा एशिया का मैप है। ठीक है, ये पूरा हिस्सा जो आता है ये एशिया का मैप है। ये है साउथ एशिया, इधर साउथ एशिया है, और ये है ईस्ट। ठीक है, तो साउथ ईस्ट एशिया में ये देश पड़ते हैं। ये जो आप कंट्री आप देख रहे हैं ये साउथ ईस्ट एशिया में पड़ते हैं। तो आसियान का फुल फॉर्म ये होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट, ठीक है, साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, ये है आसियान का फुल फॉर्म, और इसमें 10 कंट्री अभी फिलहाल है, और 11वीं कंट्री के रूप में ईस्ट तिमोर जुड़ने वाला है इसमें। ओके, और 10 कंट्री कौन कौन से हैं? लाओस है, वियतनाम है, मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ लिस्ट, देख लिए, ये देखिए 10 कंट्री हैं यहाँ पे। ओके, और यही है, सॉरी, ये 10 कंट्री हैं। ठीक है, और इसका अगर पूछे आसियान की स्थापना कब हुई थी, तो बैंकॉक जो डिक्लेरेशन यानी घोषणा पत्र है 1967 1967 तब इसकी स्थापना हुई थी। ओके, और आगे चले तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे जो ईस्ट तिमोर है ये 11वां मेंबर बनने वाला है आसियान का। तो इसकी लोकेशन क्या है, तो यहीं पे आपको दिखेगा आसियान में ही। तो ये देखिए ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ साइड देखेंगे तो यहाँ पे दिखेगा ईस्ट तिमोर। ओके, ये इंडोनेशिया से ही लगा हुआ है ईस्ट तिमोर, और इसकी राजधानी है दिल्ली। ठीक है, इस बात को भी याद रखेंगे। तो इसका सही जवाब आपको मैं बता दिया था, आसियान है। आगे चले तो अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में किस भारतीय नौसेना जहाज ने CMFX ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 2023 में हिस्सा लिया है? तो ये भारतीय नौसेना जहाज यानी कि इंडियन नेवल शिप की बात हो रही है, INS की बात हो रही है। तो ये INS सुनैना ने ऐसा किया है। INS सुनैना ने अभी जो सेशल्स में हो रहा है, सेशल्स कंट्री आपको पता ही है, तो सेशल्स में जो अभ्यास हो रहा है ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस अभ्यास, ठीक है, तो उसमें INS सुनैना ने भाग लिया है। इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। सेशल में हो रहा है तो सेशल की लोकेशन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये अपना सुंदर भारत वाला इलाका है, इधर ये अरेबियन सी है, पूरा ये हिंद महासागर का इलाका है वो। ठीक है, और ये है आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा आपको सेशल्स जिसकी राजधानी है विक्टोरिया। ओके, यहाँ पे है मेडागास्कर, और ये केन्या है, सोमालिया है, तंजानिया है। ठीक है, ये जो सेशल्स है हिंद महासागर में ही पड़ेगा, ये इंडियन ओशन का पार्ट है। यहीं पे गई है यहाँ से
INS सुनैना। ओके, तो आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे चले, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है, ये आपको बताना। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम ये केंद्र प्रायोजित एक योजना है, सेंटर द्वारा ये इसको चलाया जा रहा है। तो इसका सही जवाब क्या है? ये भारत के उत्तरी जो सीमावर्ती इलाके हैं उनके जो गांव हैं, विलेज हैं, ठीक है, गांव हैं, उनको डेवलप करना है, यानी कि उन इलाकों को डेवलप करना है। वहाँ पे पानी, बिजली, ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन, आज आदि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने वाले टूल्स हैं वहाँ पे विकसित वहाँ पे किए जाएंगे, ताकि उसकी कनेक्टिविटी पूरी भारत से लगी रहे। ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर जो इंडिया और चाइना, ये इंडिया और चीन की बात की जा रही है। एक बात और मैं आपको क्लियर कर दूँ यहाँ पे, ठीक है, ये जो उत्तरी सीमावर्ती जो इलाके हैं वो भारत और चीन के इलाकों की बात की जा रही है, ठीक है। जो भारत के इलाके चीन से लगे हुए हैं, गाँव चीन से लगे हैं, उसकी बात की जा रही है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, ये जो प्रोग्राम है ये 4 राज्य और एक यूटी से लगता है, ठीक है। जो एक 4 राज्य उनका नाम भी मैं बताऊंगा। और ये 2022-23 में शुरू हुआ था और 2025-26 तक ये प्रोग्राम चलाया जाएगा। इसमें 4800 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है और ये एक सेंट्रल स्कीम है। इसमें देखिए क्या किया जाएगा। ये जो अरुणाचल प्रदेश का इलाका है, ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश का इलाका है, ये सिक्किम का इलाका है, इधर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, ये सबकी बाउंड्री यहाँ पे चीन से लगती हुई नजर आएगी, ठीक है। और चीन हमेशा यहाँ पे आक्रामक रवैया अपनाता रहा है, तो जिसके कारण ये भारत के जो यहाँ पे दूरस्थ जो इलाके स्थित हैं, गांव स्थित है, वो भारत से कहीं कट ना जाए, कहीं चीन इन पे कब्जा ना कर ले। इसलिए यहाँ पे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम चलाया जा रहा है ताकि उनको डेवलप किया जा सके, ठीक है। तो आप याद रखेंगे, ये चीन से जो लगती बॉर्डर है भारत की, वहाँ पे स्टार्ट किया गया है, न कि बांग्लादेश, न कि पाकिस्तान, ठीक है। इस बात का थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। तो ये है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का उद्देश्य कि भारत के उत्तरवर्ती जो सीमावर्ती इलाके हैं उनको डेवलप करना है, खासकर जो चाइना से लगे हुए हैं। आगे चलें, अगला प्रश्न है कि गुइलन करके है, गुइलन यानी कि इसे GBS भी कहते हैं, गुइलन बेरे सिंड्रोम, इसे GBS सिंड्रोम के रूप में या बीमारी के रूप में, डिजीज के रूप में भी जाना जाता है। तो इसके कारण किस देश में स्वास्थ्य आपातकाल, हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा की गई है? जब समझ लीजिए, जब हेल्थ इमरजेंसी लगता है यानी कि आपातकाल लगता है, तो यानी कि वहाँ पे मामला कुछ ज़्यादा ही खराब हो रहा है, ठीक है। तो हेल्थ इमरजेंसी ऐसे नहीं लगाया जाता, क्योंकि अगर लगता है बहुत ही तेज़ी से बीमारी स्प्रेड होने लगती है, फैलने लगती है, तब जाके इमरजेंसी घोषित किया जाता है। तो ये कहाँ पे घोषित किया गया? पेरू में घोषित किया गया, ठीक है, पेरू में घोषित किया गया हेल्थ इमरजेंसी। और ये बीमारी क्या है इसके बारे में भी बात करेंगे। चलिए सबसे पहले मैं बीमारी के बारे में बता देता हूँ, ये है क्या। ये जब बीमारी होगी ना, तो उसका लक्षण ये है कि आपके हाथ, जहाँ अगर आपको ये बीमारी हुई तो आपके हाथों में झुनझुनी टाइप होने लगेगा, ठीक है, खुजलाहट होने लगेगी, झुनझुनी होने लगेगा। धीरे धीरे वो झुनझुनाहट जो होता है वो पैरालाइज कर देता है। जैसे मान लीजिए हाथ में, अगर आपके बाँव में, ठीक है, आपके बॉडी के किसी एक पार्ट में झुनझुनी हो रही है, ठीक है, तो वहाँ पे सेंसेशन के कारण वहाँ पे क्या होता है, झुनझुनाहट करते करते वो धीरे धीरे पैरालाइज हो जाएगा। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये स्व प्रतिरक्षी रोग है, यानी कि इसे बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज यानी कि आपके अंदर, आपके बॉडी में एक इम्यून सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम होता है जो बाहरी जो बीमारी होती हैं, जो वायरसेज होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उससे लड़ने के काम आता है, ठीक है। अगर वो इम्यून सिस्टम, ठीक है, वो बाहरी बीमारियों को छोड़ के वो आपकी जो स्वस्थ कोशिकाएं हैं, जो सेल्स हैं, स्वस्थ सेल हैं, उन्हीं को ये मारने लगे, तो इसे हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। और ये जो ऑटो इम्यून डिजीज है वो गुइलियन बेरी सिंड्रोम में ही पाया जा रहा है, यानी कि जो GBS है, आपको इसमें इसके एक लक्षण के रूप में ऑटो इम्यून डिजीज के तौर पे देखा जा रहा है इसको, क्योंकि ये खुद का जो सेल्स हैं, स्वस्थ सेल हैं बॉडी के, उनको ही मारने लगता है, जिसके कारण कि स्वस्थ सेल जब डैमेज होगी तो आपकी शरीर कमज़ोर होने लगेगी और आपको तरह तरह की बीमारियां होने लगेंगी। जब एक साथ किसी व्यक्ति को या किसी को भी एक से ज़्यादा बीमारियां होने लगती है तो उसे हम सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है। तो यही है GBS। इसमें क्या हो रहा है, ये ऑटो इम्यून डिजीज है, ये स्वस्थ सेल्स को ही मारने लगता है, जिससे कि शरीर कमज़ोर हो जाती है, जिससे कि आपको तरह तरह की बीमारी होने लग रही हैं, ठीक है। और एक कंडीशन ऐसी भी आती है जिसमें व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा पेरू में देखा जा रहा है, ओके, ये पेरू में बहुत ही ज़्यादा देखा जा रहा है। और मैं पेरू की अगर लोकेशन की बात करूँ तो ये देखिए, ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, ठीक है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। यहाँ पे दिखेगा आपको पेरू, ओके। और पेरू की राजधानी है लीमा, आप इस बात को थोड़ा ध्यान रखेंगे, पेरू की राजधानी लीमा है। और इसकी बॉर्डर यहाँ पे दिखती है, ये पैसिफिक ओशन से, प्रशांत महासागर से लगते हुए। पेरू की बात करें तो पेरू को एक और करंट अफेयर है कि यहाँ की पहली फीमेल अगर प्रेसिडेंट पूछा जाए तो जो डीना बोलेराटे हैं
बोलुराते, वो यहाँ की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी हैं। और अभी यहीं पे पेरू में ही देखा गया कि 600 से ज़्यादा जो सी लायन है, ठीक है, सी लायन क्या होते हैं, ये देखिए, ये इसकी फ़ोटो, ये है सी लायन, ठीक है, 600 से ज़्यादा सी लायन यहाँ पे डेथ पाए गए, यहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई थी, तो इसलिए पेरू चर्चा में बना रहा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है हेल्थ इमरजेंसी कौन लॉन्च वो किया है, मतलब अभी लगा है जीबीएस रोग के कारण, तो वो है पेरू ने ऐसा किया है। ठीक है, आगे चले तो अगला प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा जूके टू बोले या इसको ज्यूक बोले, ज्यूक ज़्यादा सही रहेगा, ज्यूक टू, ठीक है, ज्यूके टू या ज्यूक टू बोल सकते हैं। हाल ही में चर्चा रहा ज्यूक टू क्या है ये आपको बताना। तो ये दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट है, दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट है। और इसको किसने लॉन्च किया, तो चाइना ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे, चाइना ने इसको लॉन्च किया है और ये दुनिया का पहला मीथेन से चलने वाला रॉकेट है। ठीक है, मीथेन की बात अगर करें तो मीथेन एक ऐसी गैस है जिसे हम ईंधन के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। आपको ज़्यादा से पता होगा कि धान की खेतों से भी मीथेन प्राप्त होता है, कोयला खदानों से भी मीथेन प्राप्त होता है। ज़्यादा से ज़्यादा कोयला खदान में जब मीथेन इकट्ठा होने लगता है तो वहाँ पे थोड़ा सा भी अगर कोई भी एक्टिविटी होती है तो वहाँ पे आग लग जाती है। इस बात को आपको पता होगा, ये सब बात आपको पता होगा, पता होगा। ठीक है, तो मीथेन की बात करें तो ये एक तरह से ग्रीन हाउस गैस भी है मीथेन। ओके, कैसे, ये देख लीजिए ग्रीन हाउस कौन कौन सी गैस है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ओजोन 3 है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी गैस वो ग्रीन हाउस गैस है, तो इसमें मीथेन जो भी है वो भी ग्रीन हाउस गैस है, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, तो ये एक ईंधन के रूप में भी इस्तेमाल होता है, तो ईंधन के रूप में ही इस्तेमाल करके चीन ने अमेरिका को भी पीछे छोड़ के क्या किया है, पहला मीथेन संचालित रॉकेट लॉन्च कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे चीन की बात हो रही है तो चीन की लोकेशन यहाँ पे देख लीजिए, ये सुंदर भारत है, यहाँ पे तो चीन है। अभी इसी के डर से तो यहाँ पे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम चलाया गया था, जो अभी मैं आपको मैप में दिखाया हूँ, फिर से दिखाते रहूँ। ये लद्दाख वाला ये इलाका है। ठीक है, लद्दाख इसमें एक यूटी के तौर पे शामिल है, और यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और ये अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है। ठीक है, तो ये सब पे क्या करता है, चाइना अपना दावा करता है और वहाँ पे आक्रामक रवैया अपनाता रहता है, इसलिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम यहाँ पे लॉन्च किया गया। ठीक है, और चाइना की बात करें तो ये देखिए इसकी राजधानी बीजिंग है, और यहाँ पे एक महत्वपूर्ण नदी है यांगत्सी करके, जो आपको पता होगा, यांगत्सी नाम है। ठीक है, इसके नॉर्थ में दिखेंगे तो यहाँ पे मंगोलिया दिखेगा, और इसके नॉर्थ में देखेंगे तो यहाँ पे रूस दिखेगा। ठीक है, और आगे चलें अगर तो यहाँ पे देख लीजिए ताइवान, अभी ताइवान जो है चाइवान सॉरी ताइवान जो है, ताइवान पे अभी चाइना अपना कहता कि ये मेरा, ये एरिया का हिस्सा है। ठीक है, ये मेरा ही है। ठीक है, तो ताइवान ने अभी जो अपना ऑफिस एक खोला है मुंबई में, रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस खोला है मुंबई में अभी हाल ही में, तो उस पर भी चाइना क्या है, गुस्सा हुआ था। ओके, अगर ये जो चाइना और भारत के बीच में जो मैकमोहन लाइन है, ठीक है, उसको भी चाइना मानता नहीं है, इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब था कि ज्यूक 2 क्या है, तो ये एक दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट है जिसको चीन द्वारा लॉन्च किया गया था। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मलेशिया में किस नवरत्न कंपनी के क्षेत्रीय कार्यालय की आधारशिला रखी है, तो इसका सही जवाब है हाल। इसको हाल बोलते हैं, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना अभी आधारशिला कहाँ रखे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तो ये इंडोनेशिया में रखे हैं। तो इंडोनेशिया में रखे हैं, तो इंडोनेशिया से संबंधित भी प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो 12 महारत्न कंपनी कौन कौन सी है। देखिए, पहले तो होता है मिनी रत्न कंपनी। ठीक है, ये जब डेवलप करती हैं तो ये बनती है नवरत्न कंपनी। ठीक है, ये जब डेवलप करती हैं तो ये बनती है महारत्न कंपनी। ओके, तो इस बात को थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो 12 महारत्न कंपनी इस समय है, और लगभग 13 या 14 के आसपास ये नवरत्न कंपनी है। तो कमेंट बॉक्स में अगर आप लिख के बता सके कितने महारत्न कंपनी, कितनी नवरत्न कंपनी है, तो बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, तो ये इनकी लिस्ट यहाँ दे रखा हूँ मैं, आप इसको चेक कर लेंगे। आगे चलते हैं। ये देखिए मलेशिया की लोकेशन दिखा दे रहा हूँ, ये अपना सुंदर भारत है, ये वाला हिस्सा जो है मलेशिया का है, ये देखिए। ठीक है, तो इधर दिखेगा आपको मलेशिया, और ये वाला पार्ट है इंडोनेशिया। ओके, तो इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और इधर दिखेगा साउथ चाइना सी, यहीं पे 9 डैश लाइन आपको दिखेगी। और ओके, आगे चलिए। तो मलेशिया संबंधित कुछ यहाँ प्रश्न मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया जो है, ये पहला बैंक बना है भारत का जिसने मलेशिया में जाके क्या किया है, स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट खोला है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। और मलेशिया, भारत और थाईलैंड की बात करें तो ये तीनों लोग मिलकर क्या करेंगे, एनर्जी सेक्टर में काम करने के लिए एक ट्राइलेटरल
ग्रुप बना रहे हैं। और भारत और मलेशिया के बीच में हरिमऊ शक्ति एक्सरसाइज होता है, हरिमऊ शक्ति ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होता है भारत और मलेशिया के बीच में। पाम ऑयल को लेके इन दोनों ने डील किया, भारत और मलेशिया ने। पाम ऑयल को, यानी कि जो ताड़ का तेल होता है, उसके लिए ये पाम ऑयल इस्तेमाल किया जाता है सब। अब आने वाले समय में मलेशिया और भारत भी इंडियन रुपीज में, यानी कि लोकल जो करेंसी उसमें ये लोग ट्रेड करने वाले हैं। ओके, आगे चलें। अगला प्रश्न है, भारत ने अभी हाल ही में किस देश के साथ रुपए में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत कर दी है? देखिए, अभी मैंने बताया कि ये सऊदी अरब के साथ भी करने वाला है, यूएई के साथ भी करने वाला है, मलेशिया के साथ भी करने वाला है। और इसका सही जवाब है अभी हाल ही में स्टार्ट किया है बांग्लादेश के साथ। तो बांग्लादेश की लोकेशन यहाँ पे देख लीजिए आप, ये है बांग्लादेश। और इसकी बॉर्डर भारत के कई राज्यों से लगती है, जैसे कि यहाँ पे पश्चिम बंगाल से बॉर्डर लग रही है बांग्लादेश की, इधर मेघालय से लग रही है, इधर असम से लग रही है। ठीक है, असम से 2 बार बाउंड्री लगती है, एक बार इधर से, एक बार इधर से। ओके, और बांग्लादेश ने त्रिपुरा को तो 3 तरफ से पूरा घेर रखा है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, इस बात को याद रखेंगे। ओके, तो इस प्रश्न से इतनी जानकारी आपको मिलती है। आगे चलें। ये भी यहाँ पे याद रखें कि जो भारत के जो पड़ोसी देश हैं उसमें सबसे ज़्यादा बाउंड्री बांग्लादेश से ही लगती है। ओके, आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 800 मेगावाट की 2 ताप विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में 800 मेगावाट की 2 ताप विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी है, वो भी सोनभद्र के इलाके साइड में। ठीक है, अगर मैं उत्तर प्रदेश की लोकेशन की बात करूँ तो ये तो उत्तर प्रदेश दिख ही रहा है आपको। इससे संबंधित कुछ करंट देख लीजिए यहाँ पे। अभी पहला फार्मा अगर पार्क पूछा जाए उत्तर प्रदेश में कहाँ खोला गया, तो ललितपुर में खोला गया। और तीसरा, थर्ड खेलो जो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है, वो भी अभी वाराणसी के, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में उसके ऑर्गेनाइज किया गया था। स्कूल हेल्थ प्रोग्राम अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने स्टार्ट किया था। और अभी 7 GI टैग अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने कुछ जिलों को दिया है, जैसे अमरोहा का ढोलक हो गया, आपका जो मैनपुरी का तारकासी हो गया। इसकी लिस्ट यहाँ पे मैं दे रखा हूँ। नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी भी अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने अप्रूव किया है। और न्यू स्पोर्ट्स पॉलिसी भी 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने अप्रूव किया है। ठीक है, अगर इफ़को प्लांट पूछा जाए, लिक्विड इफ़को प्लांट उत्तर प्रदेश में कहाँ लगाया जा रहा है, तो फूलपुर में लगाया जा रहा है। और सुहेलवा जो सेंचुरी है, वहाँ पे अभी हाल ही में टाइगर्स को देखा गया है। ठीक है, वहाँ पे देखा गया, बाघों को देखा गया, इस बात को ध्यान रखेंगे। महाराजगंज में एक वल्चर ब्रीडिंग सेंटर बनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में। और समग्र शिक्षा अभियान अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। किसके लिए लॉन्च किया है? तो ये जो बच्चियाँ हैं उनके लिए ये समग्र शिक्षा अभियान लॉन्च किया गया है। अभी गिरिराज सिंह ने समर्थ पहल लॉन्च किया है। ठीक है, किस लिए समर्थ पहल लॉन्च किया है? ग्राम पंचायतों को डिजिटल ट्रांजेक्शन को सिखाने के लिए, कैसे डिजिटल ट्रांजेक्शन किया जाता है, तो समर्थ पहल उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार में लॉन्च किया गया था। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक गाजियाबाद में एक अपना ऑफिस खोला है, इस बात को भी आप याद रखेंगे, नेशनल लेवल का ऑफिस है। अभी जस्टिस इंडिया रिपोर्ट आई थी, जिसमें से कर्नाटका ने उसको टॉप किया है जस्टिस इंडिया रिपोर्ट में। और सबसे अंतिम स्थान पे, 18वें स्थान पे बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश आया था। ठीक है, अभी इन्वेस्टर समिट हुए थे, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई थी, वो लखनऊ में हुई थी। और नेशनल मेडिकल पॉलिसी तो अभी मैं आपको बता दिया हूँ। तो इस प्रश्न का सही जवाब था 800 मेगावाट की 2 विद्युत परियोजनाएं उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में इसे लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है, आगे चलें। तो मैं आपके लिए कल के लिए एक प्रश्न यहाँ पे देता हूँ, आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, बाकी मैं इसका आंसर कल दूंगा। ठीक है, कल की वीडियो में। प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा मुकुर्थी नेशनल पार्क में अवैध शिकार पर अंकुश लगाने की प्रक्रिया को तेज कर दिया गया। ये नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन है, आप इसका सही जवाब दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो आज की क्लास में फ़िलहाल इतना ही, कल मिलते हैं बाकी। थैंक यू, जय हिंद।